हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त व्यस्त जबरदस्त आनंद में होंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मधुर कुमार आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो शेयर कर दो बेटा जल्दी से। जो भी यार दोस्त हैं, मित्र मंडली है, सभी को कर दो कि सर क्लास में आ चुके हैं, जल्दी से आ जाएं सारे बच्चे। बोलो, करो बेटे, जल्दी जल्दी करो। करो ना करो, राजा बेटा जल्दी से कर दो लाइक। लाइव है, लाइक करो और शेयर करो, सारे बच्चों को बोलो जल्दी जल्दी आ जाओ। सर क्लास में आ चुके हैं, जल्दी से आज फिर हम धूम मचा देंगे क्लास में। आ जाओ बेटा। अरे भाई बच्चों, प्यारे मोहन बच्चों, जल्दी से बोलिएगा। बोलो राजा बेटा, कैसे हो सब। और तैयारी अच्छी चल रही होगी ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हमारे शेर कभी तैयारी में तो पीछे रह ही नहीं सकते, है ना। ऐसा तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो एजुकेशन पावर प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं, नाम क्या, एजुकेशन पावर, तो एजुकेशन की पावर है भाई तुम्हारे पास। तो हमारे बच्चे कभी पीछे तो रह ही नहीं सकते, और मैं कभी भी उनकी निष्ठा उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि बेस्ट हैं हमारे बच्चे, है ना। और बताएं कैसी चल रही तैयारी, जल्दी जल्दी बता दो लाल, बताओ। अरे बोलिएगा। तो आज की क्लास हम रोज की तरह स्टार्ट करेंगे। आज दो पंक्तियां डिस्प्ले पर नहीं है, मैं अपने पास से सुनाता हूँ, है ना, जब स्टार्ट करते हैं क्लास। इस नदी की धार में, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। क्या लाइन है और क्या मतलब है, अर्थ क्या है। लास्ट दो लाइन बहुत पसंद है मुझे। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो दिए भी एक में तो मान लो कि उसमें जो भी मतलब जलना है, तेल हो या घी हो, एक दिया ऐसे है उसमें वो सारा पदार्थ खत्म हो चुका है, लेकिन एक में तेल से भीगी हुई बाती है। उसे क्या जरूरी है, एक चिंगारी की जरूरी है। अगर वो चिंगारी उसको मिल जाती है तो फिर अपने आसपास समाज, मतलब जो उसके आसपास का वातावरण है, उसको प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। आप वही चिराग हैं, वही दिए हैं। आप सिर्फ एक परिवार का चिराग नहीं है, आप पूरे समाज, पूरे राष्ट्र और इस देश का एक चिराग है। आपके अंदर तेल से भीगी हुई बाती है, तेल नहीं घी से भीगी हुई बाती है। और बस क्या जरूरी है उसको, उस बाती को एक चिंगारी मिलनी जरूरी है। और उस चिंगारी का काम मैं और एजुकेशन पावर की पूरी टीम करेगी। आपको बस थोड़ी सी चिंगारी देनी है, आपके अंदर वो क्षमताएं हैं जो कोई नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हैं।
दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है, व्यक्ति है, तो वो आप हैं। आपके अंदर इतनी अपार क्षमताएं हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अपार संभावनाएं, बहुत अपार क्षमताएं हैं आपके अंदर। लेकिन समस्या है, आपको आपकी शक्ति के साथ जागृत करने वाला कोई नहीं है। आप जिस दिन अपनी शक्ति को पहचान गए, उस दिन आप वो कर सकते हैं जो आपने भी कभी सोचा नहीं होगा। वो अपार क्षमताएं हैं आपके अंदर। लेकिन आपको आदत क्या है? आपकी आदत को बिगाड़ा गया है। भारत का युवा सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला है, मैं लगातार बताता हूं। लेकिन उसको बर्बाद किया गया। जो बच्चे फ्री फायर खेलते हैं, ये बेटा तुम्हें डाइवर्ट करने की एक साजिश है। दुनिया जानती है कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाला बंदा यदि कोई है, कोई युवा है, तो भारत का है। इसलिए भारत के युवा को बर्बाद करो, उसके अंदर ऐसे शौक डाल दो जिससे वो अपने काम पर फोकस ना कर सके। इसलिए फ्री फायर या इस तरह की जो चीजें वो इसीलिए समाज में डाली गई हैं कि यहाँ के युवा को भ्रमित करो, और वो अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसके परिणाम जानते हैं क्या होगा? तो फिर देश राष्ट्र कैसे आगे बढ़ पाएगा? हम युवा देश की ताकत हैं। हम युवा देश की ताकत हैं। परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। तिरस्काय नहीं हो पाएगा ये वतन सैकड़ों वर्षों तक। तिरस्काय नहीं हो पाएगा ये वतन सैकड़ों वर्षों तक। नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। तो हमें एक अच्छे भारत का निर्माण करना है, उसमें अपने श्रम की आहुति देनी है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? बोलो, जल्दी से कमेंट करो। मेरे साथ पूरी उत्साह के साथ कमेंट कीजिए और आज की क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। आपकी यही देशभक्ति है, यही आपकी जिम्मेदारी है कि आप ईमानदारी से पढ़ें। तो जल्दी से कमेंट करो कि सर आज के बाद जो भी हमारे 50, 55, 60 दिन बचते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ हम मेहनत करेंगे और वही हमारी देशभक्ति होगी। तो करो कमेंट जल्दी से। कौन कौन एग्री है मेरी बात से? जल्दी से कमेंट कीजिए कि सर हाँ, आज से हम पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। जल्दी, मैं वेट करता हूँ 1 मिनट का। कमेंट कीजिए प्लीज। ओम हो होनेस्ट है मुकुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ठीक है बच्चों, करते हैं आज की क्लास को अपनी स्टार्ट। और आपके सामने एक पेज आ गया है मानव नेत्र का। तो जरा मुझे बता दीजिए कि मानव नेत्र कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया था? मतलब यदि मैं उनसे अब कहूं कि बच्चों मानव नेत्र करना है, तो कम से कम एक पेज लिखने की स्थिति में है। क्या सभी को समझ में आ गया है? बताओ राजा बेटा, बताइए बेटे, बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए। बोलिए बेटे, क्या आप मानव नेत्र को अच्छे से समझ गए हैं? अगर समझ गए हैं तो मुझे एक बार बता दीजिए कि सर हमें समझ में आ गया है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। बताओ, बताओ मेरे शेर, बताओ, बताइए। कॉर्निया, ये सारी चीजें हमने समझा दी थी, एक बार आप इसको पढ़ लेना। अब देख लेते हैं मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ठीक है लाल, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ठीक है, ठीक है राजा बेटा।
तो मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आलोक कह रहे हैं कि सर एक बार और समझा दीजिए। बेटा आलोक मैं 2 बार समझा चुका हूं उसको। एक बार जो पिछले वीडियो हैं उनको एक बार देख लेना, अगर नहीं आता है तो कल एक बार मुझसे क्लास में बोल देना, मैं दोबारा से समझा दूं। पिछले 2 वीडियो में मैं मानव नेत्र को समझा चुका हूं, तो एक बार उन वीडियो को देखना। ठीक है आलोक, सुनने नहीं? और कल यदि समझ में नहीं आता उन वीडियो से, तो पहली बात तो आ जाएगा, आपका डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने इतनी स्पष्टता के साथ 2-3 बार समझाया है, पूरे लेक्चर में मानव नेत्र ही है। तो उसको एक बार देखना। यदि आपको कोई दिक्कत आती है उसमें तो मुझसे फिर पूछना, कल मैं क्लास में एक बार दोबारा से समझा दूंगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कल वाला वीडियो यदि आप देख लेंगे तो आपका कोई डाउट मानव नेत्र से संबंधित नहीं रहेगा। इसलिए बेटा कल वाली क्लास देखना, बाकी अगर समझ में नहीं आता तो कल एक बार मुझे क्लास में बता देना, ठीक है? चलो, अब बात करते हैं बेटा हम प्रतिबिंब का बनना, मतलब नेत्र में जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो ध्यान से देखें बेटा सारे बच्चे, है ना? हमारा हेडिंग क्या है? मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ध्यान रखना, किसी भी वस्तु का, मान लो यहाँ कोई वस्तु ऐसे है, यहाँ मान लो आप है और मानव नेत्र ये है, इसके अंदर जो तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे करके उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि मानव नेत्र के अंदर जो रेटिना में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु, यदि ये वाली वस्तु ऐसे है तो इसका जो अंदर प्रतिबिंब बनता होगा वो ऐसे बनता होगा। तो ये ध्यान रखना है कि मानव नेत्र के अंदर जो रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो मेरे लाल, वो उल्टा बनता है। बात तो समझ में आ गई क्या? तो किसी भी वस्तु से हमने पढ़ा था, अब देखो ये वस्तु है, यहां से वस्तु से टकरा के प्रकाश की किरणें आई, ये आ गई, नेत्र लेंस द्वारा उसका क्या हुआ? अपवर्तन हुआ, और वो कहाँ फोकस कर देंगे? रेटिना पर। यहाँ रेटिना ही तो है, ये रेटिना है। दूसरी प्रकाश की किरण आई, क्योंकि दो के टकराने से वो यहाँ निकल गई है, ये दोनों यहाँ मिली। मतलब नेत्र लेंस का काम क्या होता है? उसको रेटिना पर फोकस करना। क्योंकि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो बेटा वो दिखाई नहीं देगी। हमने कल 2 बिंदु पढ़े थे, बताओ जल्दी से कौन कौन से बिंदु थे? एक तो था पीत बिंदु, एक था अंध बिंदु। मुझे जरा पीत बिंदु के बारे में बताना, जरा कमेंट करके, पीत बिंदु क्या था बताओ। जिन्होंने कल की क्लास देखी थी बताएं राजा बेटा कि पीत बिंदु क्या था। मैं देखता हूं कितना याद है आपको, बताइए प्लीज, कमेंट प्लीज, बताओ बेटा। यहां था पीत बिंदु और ये हाँ था यहाँ, यहाँ के आसपास अंध बिंदु। बताइए जरा प्लीज, बोलो बेटा बोलो, मैं देखता हूं। हेलो, बताओ बेटे, पीत बिंदु क्या था? पीत बिंदु, अच्छा, तो कल वाली क्लास जरूर देखना, कल वाली क्लास जरूर देखना। मैं बता देता हूं तुम्हें थोड़ा सा। जो पीत बिंदु होता है बेटा, पीत बिंदु पर वस्तु सबसे स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट। ठीक है, और जो अंध बिंदु होता है उस पर वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, मतलब वस्तु बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तो बात समझ में आ गई क्या? तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब, मान लो ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब यदि यहाँ बनेगा तो नेत्र के अंदर उल्टा बनता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो नेत्र के अंदर बनता है वो उल्टा बनता है। बात समझ में आ गया? तो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया के माध्यम से, देखो कि कॉर्निया है ये वाली, तुमने कल की क्लास में देखो, ये अंदर जो नेत्र लेंस के माध्यम से प्रवेश करती है तो नेत्र दब से होती हुई यहाँ था नेत्र देवा कांचा द्रव, और यहाँ पहुंची जब रेटिना पर, तो रेटिना पर पहुंचने के बाद इन प्रकाश किरणों को रेटिना पर, मैंने क्या बोला, रेटिना पर फोकस कर दी जाती है। और जहां पर वस्तु का वास्तविक और कैसा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, ये ध्यान रखना है। तो सीधी 2 लाइनों में बात ये याद रखनी है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। बात तो समझ में आ गई क्या? ठीक है बेटा, ठीक है। अब नेत्र लेंस, आगे देखते हैं हम नेत्र लेंस की फोकस दूरी। नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य, देखो ध्यान से, दोबारा से देखो, ध्यान से देखो बेटे, ये क्या है? नेत्र लेंस। ये क्या है? नेत्र लेंस।
ठीक है बेटा, यह है नेत्र लेंस। यहां से और रेटिना के बीच की दूरी, यहां से और यहां की दूरी, ये वाली दूरी, ये क्या कहलाती है? मतलब फोकस दूरी क्या होती है? जहां पर लेंस फोकस करता है। तो इस लेंस ने कहा फोकस करना है? रेटिना पर फोकस करना है। तो लेंस से रेटिना के बीच की दूरी क्या कहलाएगी मेरे लाल? फोकस दूरी कहलाती है। बात समझ में आ गई क्या? अरे ये हो गया नेत्र लेंस और ये रेटिना यहाँ। तो ये वाली यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? फोकस दूरी। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? नेत्र लेंस से रेटिना, नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। बोलो समझ में आ गया नहीं? बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट कीजिए प्लीज, मुझे बताते रहें क्या आपको समझ में आता है या नहीं। तभी तो मुझे पता चलेगा कि हमारे जो भी बच्चे लाइव हैं, क्लास देख रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है भाई, क्लास में समझ में आता है ना। आपका रेस्पॉन्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपके समझ में अच्छा आता है तो हमारा जो उद्देश्य है वो सिद्ध होता है। तो इसलिए हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा आपको बताना जरूर है। ठीक है बेटा? ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब करते हैं बेटा नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, समझने की क्षमता नहीं, समंजन क्षमता। तो क्या होता है देखो बेटा, जैसे वस्तु आगे पीछे बढ़ती है, तुमने देखा होगा कि मोबाइल में ऑटो फोकस कर दो कैमरे को, ऑटो फोकस करते हैं। तो जब तुम किसी वस्तु के पास तेजी के साथ ले जाते हो, हल्का सा ब्लर होती है इमेज, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? साफ हो जाता है ऑटो फोकस पे। तो ऐसे क्या होता है, हमारे नेत्र में भी ऑटो फोकस है। कैसे? किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो कभी कभी वस्तु को धुंधली दिखाई पड़ती है, लेकिन कुछ सेकंड में ही वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। कैसे? ये होती है मांसपेशियों की क्षमता, इसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। मतलब जो मांसपेशियां हैं वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकती हैं अपनी सुविधा के अनुसार। कैसी सुविधा के अनुसार? कि वस्तु स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। तो मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। बात समझ में नहीं आया? दोबारा से समझो बेटा। मान लो आपका फोन है, ऑटो फोकस किया, किसी वस्तु के सामने किया, और जब वस्तु के सामने करते हैं आप, तो देखा होगा इमेज पहले हल्की गंदी आती है, उसके बाद उसको क्लीन कर देता। कैसे? ऑटो फोकस पर है। हमारे नेत्र में भी वही सिस्टम है। आप किसी वस्तु को आप देखना, अंधेरे में जाएंगे, अंधेरे में जाएंगे तो आंखें तेज खुल जाएंगी, और तेज प्रकाश में जाएंगे तो आंखें बंद हो जाती है। होता है ना? तो नेत्र लेंस द्वारा, नेत्र लेंस की मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने की जो क्षमता है वो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। बताओ भाई, क्या बताएंगे आप मुझे? कैसा समझ में आया? क्या है समंजन क्षमता? समंजन क्षमता को सीधे याद रखो कि नेत्र लेंस की फोकस को घटाने और बढ़ाने की क्षमता क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। सीधे वर्डों में याद रखना है कि जो भी नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी को जो घटाने और बढ़ाने की क्षमता है सुविधा के अनुसार, वही क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। बताओ राजा बेटा, क्या समझ आ गया? अरे करो कमेंट प्लीज, करो मेरे से, कमेंट कीजिए प्लीज। बोलो बेटा, बताओ जल्दी जल्दी। अरे बोलिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। अरे बताओ ना। ठीक है राजा बेटा, आगे चलते हैं। नेत्र का दूर बिंदु, और आगे पढ़ेंगे निकट बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है और निकट बिंदु क्या होता है? यहां बेटा दो बातें याद रखनी, दो वर्ड, की वर्ड बता रहा हूं बस। यहां याद रखना है, मैं हाइलाइटर ले लेता हूं।
यहां याद रखना है बिना समंजन क्षमता के और अधिकतम दूरी पर। दूर बिंदु तो अधिकतम दूरी पर होगा। अच्छा, निकट बिंदु में आपको याद रखना है निकटतम बिंदु और अधिकतम समंजन क्षमता। अगर आपने ये दोनों वर्ड याद कर लिए, दो दो वर्ड दोनों डेफिनेशन में, तो मैं मानता हूं डेफिनेशन आपको क्लियर है। आप कहीं नहीं भूलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है बेटे, ठीक है। दोबारा से सुनो, मैंने दो वर्ड बताए, दोनों डेफिनेशन में दो दो वर्ड। हम किसको पढ़ रहे हैं? दूर बिंदु। तो हमें वर्ड क्या रखना है? दूर बिंदु तो मतलब अधिकतम दूरी के लिए आएगा, है ना, और बिना समंजन क्षमता के। तो दूर बिंदु क्या होता है? नेत्र द्वारा, मतलब तुम्हारी जो नेत्र है वो उस अधिकतम बिंदु को, मतलब जो ज्यादा से दूर बिंदु हो, बिना समंजन क्षमता के आसानी से देख सकते हैं। मतलब वह दूर बिंदु या वह अधिकतम दूर बिंदु जिसे हमारे नेत्र, सॉरी भाई, वह अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु जिसे हमारे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकते हैं। मतलब बिना समंजन क्षमता के जहां तक आप स्पष्ट देख सकते हो वो नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है बेटा अनंत। क्या होता है राजा बेटा? अनंत। तो दूर बिंदु की अब डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए आपको। क्या बोला सर ने? कि वह अधिकतम दूर स्थित बिंदु, क्या बोला मैंने? वह अधिकतम दूर स्थित बिंदु जिसे हमारे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। और स्वस्थ व्यक्ति के लिए इसकी दूरी कितनी होती है? तो वो अनंत होती है। तुमसे विकल्प में पूछ सकता है कि दूर बिंदु कितनी दूरी पर हो सकता है या दूर बिंदु होता है कहां? तो आपको याद रखना अनंत। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर स्थित होता है। और डेफिनेशन पूछता है कि दूर बिंदु होता क्या है, तो आपको बता देना वह अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु जिसे हमारे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, दूर बिंदु कहलाता है। और इसका मान कितना होता है? अनंत होता है। किसके लिए? स्वस्थ मानव नेत्र के लिए। यदि आपके नेत्र स्वस्थ हैं तो बेटा आप अनंत तक स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। तो क्या समझ में आ गया दूर बिंदु? बताओ, दोबारा से बोल रहा हूं। वह अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु जिसे हमारे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, दूर बिंदु कहलाता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए इसकी दूरी अनंत होती है। बात तो समझ में आ गई हो तो लाल और लाली जल्दी से बता दें कि सर हाँ ये बात तो क्लियर है। बताओ भाई, बताइए जल्दी जल्दी। अरे बोलते क्यों नहीं है भाई? बता दो, बता दो, कह दो आज तुम आ गया सर समझ में। अरे सर समझ में तो आ जाता, मैं थोड़ा सा ध्यान क्लास पे नहीं था सर। तो राजा बेटा ध्यान तो करना पड़ेगा, है ना। जब तक क्लास पे फोकस नहीं करेंगे, मैंने क्या कहा था? मैंने अपनी शुरुआती क्लास में भी कहा था सिर्फ मेरी क्लास में आइए तुम, और मैं 10-15 मिनट का ही घर रिवीजन करने का वो दूंगा बस। इतना रिवीजन करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको याद हो जाएगा मेरी क्लास में, मेरी गारंटी है भाई। मेरी क्लास जो बच्चा करेगा उसको साइंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और मैं ऐसा नहीं है कि क्लास के बाद तो मैं ये बोलूंगा 1 घंटा घर जाके पढ़ना, नहीं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं इतना बोलूंगा जितना मैंने क्लास में कराया है उसको 1-2 बार पढ़ लेना, और वो मुश्किल से आप 15 से 20 मिनट में पढ़ सकते हैं। बस, काम खत्म। तो भाई थोड़ा तो मेहनत करना बनता है, यदि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा तो मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो फिर आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं बेटा कौन सा आगे, निकट बिंदु। तो निकट बिंदु में मैंने क्या बोला था? वह निकटतम बिंदु, वह निकटतम बिंदु जिसे हमारे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहां क्या आ गया? निकटतम बिंदु है। तो वह निकटतम बिंदु जिसे हमारे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर
स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वहां क्या था, दूरतम बिंदु बिना समंजन क्षमता, यहाँ निकटतम बिंदु अधिकतम समंजन क्षमता। बात समझ में आ गई क्या? ये दो वर्ड याद रखने। तो निकट बिंदु क्या होता है, वह निकटतम बिंदु जिसे हमारे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, निकट बिंदु कहलाता है। और स्वस्थ मानव नेत्र के लिए इसकी दूरी कितनी होती है बेटा? इसके लिए होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो यहां से विकल्प आ सकता है, बता रहा हूं। वो पूछ सकता है स्वस्थ मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होगा, तो आपको याद रखना अनंत। और वो पूछ सकता है कि स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होगा, या स्पष्ट निकट बिंदु क्या होगा, तो वो क्या याद रखना हम तुमको, 25 सेंटीमीटर। इसको याद रखना, ठीक है ना? क्या क्लियर है? दोबारा से याद करो। दूर बिंदु अनंत पर समंजन क्षमता लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर पर अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देखना है। क्लियर है? बता दीजिएगा, कह दीजिएगा कि सर ये तो दोनों बातें समझ में आ गई हैं। और उसके बाद मैं आगे चलता हूं और तुम्हें दृष्टि दो। कल और आज की क्लास जो बच्चा देख लेगा तो ऐसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन उसका बोर्ड का पक्का हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर सब कुछ सही रहा और भगवान हमारे साथ है और तुमसे ज्यादा ही गुस्सा है तो नहीं आएगा, वरना भाई दो क्लासों में से कुछ तो आना है, आज की और कल की। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं दृष्टि दोष। तुमने देखा होगा कि कुछ बच्चों में, और एज बढ़ने के साथ साथ तो खैर चश्मा यूज करने ही लगते हैं, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कुछ बच्चे भी ऐसे होंगे, होते हैं, जो क्लास में पीछे बैठते हैं और पीछे से जब सर क्लास में कुछ भी कराते हैं तो उनको बोर्ड का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो वो क्या है, नेत्र में दोष आ गया है, नेत्र में कोई ना कोई कमी आ गई है। हो सकता है मांसपेशियों में दिक्कत हो सकता है लेंस में दिक्कत हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं दृष्टि दोष। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, दृष्टि दोष। तो आज दृष्टि दोष ध्यान से समझना, आज के बाद नहीं भूलोगे, मेरा विश्वास है। शर्त एक ही होगी, क्लास को पूरी कंसंट्रेशन के साथ ही देखना है। लगभग 20 मिनट की क्लास रही है हमारी, आप मात्र 20 मिनट ध्यान से देखिएगा, दृष्टि दोष आपके दिमाग में बैठा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। ठीक है भाई, दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। देखो भाई, क्या लिखा उसने, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण होने के कारण। समंजन क्षमता क्या थी, अभी पढ़ा था हमने, नेत्र लेंस के फोकस को घटाने बढ़ाने की क्षमता। मतलब मांसपेशियां जो होती हैं, जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाती है और बढ़ाती हैं, उसको बोलते हैं समंजन क्षमता। तो जब समंजन क्षमता क्षीण बोलते हैं बेटा, कमजोर हो जाना। जब नेत्र की समंजन क्षमता कमजोर हो जाती है तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, और इसी को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ हम दो को पढ़ रहे हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। क्या है दृष्टि दोष, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो क्या होता है, समंजन क्षमता भी कम हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि एज बढ़ने पर ही समंजन क्षमता कम हो, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे नेत्र की समंजन क्षमता कमजोर हो जाती है, समंजन क्षमता कमजोर होगी तो क्या होगा बेटा, कैमरे को ऑटो फोकस काम नहीं करेगा, है ना, ऑटो फोकस ठीक काम नहीं करेगा। तो जब ऑटो फोकस ठीक काम नहीं करेगा तो कैमरा ब्लर करेगा, इमेज को करेगा नहीं करेगा। तुम कहते हो कभी हमारे मोबाइल के कैमरे का ऑटो फोकस काम नहीं कर रहा, इमेज ब्लर कर रहा है, कब करता है, ऑटो फोकस नहीं कर पा रही है, उसका ऑटो काम नहीं कर पा रही। तो आपकी समंजन क्षमता क्या है, ऑटो फोकस है, ये ध्यान रखना। तुम्हारी समंजन क्षमता ऑटो फोकस है, जिसका ऑटो फोकस बंद हुआ इमेज उसको गंदी दिखाई देने लगेगी। यहां भी वही है, क्या है कि नेत्र की जो समंजन क्षमता, जो ऑटो फोकस है, वो कैपेसिटी कम हुई, और कैपेसिटी कम हुई
तो फिर वस्तुएं क्षीण मतलब कमजोर या धुंधली दिखाई देने लगेंगी। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेत्र और लेंस की समझने क्षमता क्षीण होने के साथ वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं ना, हमारे सिलेबस में शायद दो ही प्रकार के हैं, तो इसलिए पढ़ेंगे, बाकी आगे अभी देख लेते हैं ना। पहला बात करते हैं राजा बेटा, निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अरे सर ये निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती होंगी। नहीं 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 राजा बेटा नहीं, ये उल्टा होता है। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो लिखा हुआ है, देखो मेरे नोट्स से शॉर्ट में बने हुए हैं, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती। बात तो समझ में आ गई क्या? तो निकट दृष्टि दोष को बिल्कुल ये नहीं समझना कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस कंफ्यूजन को दूर नहीं कर पाते। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? जिसमें निकट की तो दिखाई देती है मेरे लाल, लेकिन दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्या अब भूलेंगे? बताओ, समझ में आया नहीं? दोबारा से बताता हूँ, निकट दृष्टि दोष क्या है? ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, मतलब निकट की स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। क्लियर है? निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्लियर है क्या राजा बेटा? बताओ जल्दी से, अगर निकट दृष्टि दोष आपको क्लियर हो गया हो तो मुझे एकदम कमेंट करके बताइए कि सर निकट दृष्टि दोष हमें समझ में आ गया। अभी इसके सारे कारण निवारण में बताऊंगा, बस डेफिनेशन बताओ क्या समझ में आ गया। दिमाग में बैठा दूंगा, गारंटी मेरी है। शर्त एक है, कंसंट्रेशन के साथ क्लास में आना होगा, ठीक है? बताना मत, बोलिएगा, जल्दी जल्दी बताइए, क्या निकट दृष्टि दोष समझ में आया? अरे कमेंट कर दो, सो गए क्या? अरे दीवार से टिक गए? ये जो ये सामने दीवार से टिक रहा, मुझे दिख रहा, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल सीधा बैठ, जल्दी कमेंट करके बताओ। मैं बैठा हूँ भाई लो, मैं भी हड़ताल पे बैठ जाऊंगा जब तुम बताओगे नहीं। अच्छा, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा जरा। ठीक है, तो मैं हड़ताल खत्म कर दूं, समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो मैंने क्या बताया? निकट दृष्टि दोष, निकट दोष मतलब निकट की स्पष्ट दिखाई दे रही है, दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। तो निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? कि निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका रीजन जानते हैं बेटा, रीजन क्या है, कारण क्या है? ठीक है राजा बेटा, बताओ। देखिएगा कारण, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देखो, मैं कुछ बताने वाला हूं, यहां आप देख, ये है मान लो वस्तु, ये है वस्तु, ठीक है? इसका प्रतिबिंब बनना है, ये देखो, ये गई प्रकाश की किरण, ये लेंस से यहां से अपवर्तन हो और यहां चली गई। कहां फोकस करना था? रेटिना पर। कहां करना था? रेटिना पर। और कहां कर दिया? इस बिंदु पर कर दिया, रेटिना से पहले कर दिया। दिक्कत हो गई नहीं? ये वाला बिंदु मतलब कहां मिलनी चाहिए थी? ये रेटिना पर मिलनी चाहिए थी, यहां कहीं मिलनी चाहिए थी, और ये रेटिना से पहले मिल गई। बात समझ में आ गई क्या? मतलब इस लेंस को इसकी समंजन क्षमता कमजोर हुई, और इसने कहा, इस वाले बिंदु पर, मतलब इस वाले बिंदु पर फोकस कर दिया। उसको कहां फोकस करना चाहिए? उसको यहां फोकस करना चाहिए था, फोकस यहां करना चाहिए था, और कहां कर दिया? पहले ही कर दिया। और जब पहले फोकस कर दिया तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अरे बोलो, अरे बोलो, बात समझ में आ गई क्या? उसको फोकस कहाँ करना चाहिए था? रेटिना पर। पढ़ो ना रेटिना को, याद करो रेटिना सर ने क्या बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था? ये बताया था सर ने कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है,
और क्या बताया था, उल्टा बनता है। अरे वो सर आपने बताया तो था, लेकिन मेरा उस टाइम ध्यान तो रील पर था। तो राजा बेटा ध्यान तो यहाँ रखना पड़ेगा, ये तुम बार बार कहते हो। बात समझ में आई क्या? तो ध्यान से देखो मेरे शेर, इस नेत्र लेंस को फोकस करना चाहिए था रेटिना पर, ये फोकस पहले ही कर पड़ा है, इसलिए वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? इसके तीन कारण हैं। पहला क्या है, प्रतिबिंब का रेटिना के पीछे बनना। देखो ना, रेटिना से पहले बन गया, रेटिना से पहले बन गया ना, रेटिना से पीछे बनना। तो रेटिना से पीछे ही बन गया, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता तो बढ़ी हो, मतलब वक्रता त्रिज्या बढ़ी है, फोकस दूरी घटी है। फोकस घटी है जब भी तो पहले फोकस किया, फोकस घटी है पहले फोकस कर दिया है। और नेत्र गोलक के देखो, ये वाला गोलक, अगर मान लो ये वाला गोलक है, थोड़ा ऊपर करता हूं, ये वाला गोलक, इसका व्यास बढ़ जाए और ये ऐसे हो जाए, ऐसे, और लेंस ठीक फोकस कर रहा है, रेटिना पीछे हो गई। मान लो नेत्र लेंस यही फोकस करता है और क्या हो गया, रेटिना पीछे हो गई, तो भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो पहली बात याद रखनी है कि वक्रता बढ़ जाए और फोकस घट जाए। ये ध्यान रखना, वक्रता और फोकस उल्टे होते हैं। तो वक्रता बढ़ेगी तो फोकस घटेगी। और दूसरा क्या, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास, मतलब ये वाली जो दूरी है, यदि ये वाली दूरी बढ़ जाती है, मतलब नेत्र लेंस यही फोकस करेगा, लेकिन ये दूरी बढ़ गई, गोलक का व्यास बढ़ गया, तो ये पीछे चली जाएगी लेयर, तो क्या होगा, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो तीन कारण बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान रखना। पहला क्या है राजा बेटा, कि प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनने लगता है। प्रतिबिंब कहां बनने लगता है, रेटिना से पीछे बनने लगता है। प्रतिबिंब क्या होने लगता है, रेटिना से पीछे बनने लगता है। ठीक है, प्रतिबिंब देखो रेटिना से पीछे बन गया। अच्छा, उसका कारण क्या है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, फोकस घट जाती है, या नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। तीन बातें याद रखना, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। बात नंबर दो, वक्रता बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, या नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। तो अब तुमसे कोई भी पूछता है कि बेटा निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, तो उसको बता दो सर, पहला कि जो वो प्रतिबिंब है, वो रेटिना से पहले बनने लगता है निकट दृष्टि दोष में। प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, रेटिना से पहले बनने लगता है। ठीक है। दूसरा कारण, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी घट जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी घट जाती है। और तीसरा पॉइंट, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। तो अब मैंने तुम आंखों के डॉक्टर बना दिए हो, अब तुम्हें क्या करना है, कल से सबकी आंखें चेक कर लेनी है। अब बता दियो उसे देख के। अब भाई ये नहीं करना कभी किसी की आंख खोलो कभी रेटिना कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, ऐसा नहीं करना। वो सारा जो मशीन है, इक्विपमेंट है, उनसे सारा चेक किया जाता है ना। तो अपनों को समझना है, हमें इस टाइम पढ़ना है। ठीक है, हमें लर्निंग नहीं करनी है, हमें एजुकेशन करनी है, एजुकेशन ले रहे हैं। एजुकेशन और लर्निंग में अंतर है, किसी दिन बताऊंगा क्लास में, ठीक है। तो राजा बेटा क्या बात समझ में आ गई, देखो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष सर वो होता है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अच्छा सर, कारण क्या होता है इसका, तो सर जो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगता है, बात नंबर एक। बात नंबर दो, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी घट जाती है। बात नंबर तीन, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। यही कारण है, क्या क्लियर है, बता दीजिएगा मुझे, क्या इसके कारण क्लियर है, बताओ जल्दी से। मैं देखता हूँ भाई कौन कौन बच्चे कमेंट करते हैं कि क्या इसके कारण क्लियर हैं, बताइएगा जल्दी जल्दी। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी कमेंट। ये जो कुछ बच्चे दीवार से टिक के बैठे हैं, कृपया सीधे बैठ जाएं। अगर दीवार से टिकोगे तो मैं ऑनलाइन भी पिटाई कर देता हूँ, ध्यान रखना। मोबाइल में से सीधा निकल के पिटाई करूंगा, फिर तुम्हारे घर वाले भी कहेंगे कि ये क्या हुआ, फिर तुम रोओगे। ठीक है ना, तो जल्दी बताओ समझ में आ गया हो तो।
कारण अगर समझ में आ गए हैं, डेफिनेशन और कारण, तो मेरे शेर आप मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। बताओ, बताओ भाई बताओ, बता दीजिए। क्लियर है? ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है सर, क्लियर है। लो जी, क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक है, कारण समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके निवारण की। किसकी बात कर लेते हैं राजा बेटा? इसके निवारण की। अब देखो इस चित्र में देखो, यहां मान लो मुझे इन किरणों को थोड़ा सा फैला दूं मैं, इन किरणों को थोड़ा फैला दूं। जब फैल जाएंगी तो आगे जाके मिलने लगेंगी। मतलब इन वाले कोनों को ऊपर खींचो तो अपने आप ये वाला बिंदु आगे की ओर जाएगा। बात समझ के इन किरणों को फैलाना, तो फैलाने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं बताओ? बताइएगा जरा, बताओ कौन सा करेंगे? इसको करेंगे अवतल लेंस, जिसे क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। कैसा है? अपसारी लेंस। डेफिनेशन आपको याद होगी, मैंने बताई थी। बात समझ में आ रही क्या? कैसे लेंस का यूज करना है? अपसारी लेंस का यूज। कैसे लेंस का यूज करना राजा बेटा? अपसारी लेंस का यूज करना है। तो क्या करना है? इसके दोष के लिए, इस दोष के लिए, क्या बोला हमने? इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए कैसा? अपसारी प्रकृति के लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अपसारी लेंस का। कौन से का? अपसारी। और अपसारी कौन सा होता है? अवतल लेंस। तो यहां देखो अवतल लेंस लगा दिया जी, लीजिएगा सर, अवतल लेंस लगा दिया। ये क्या करेगा? प्रकाश किरणें ऐसे आ रही थी, इनको थोड़ा सा फैला देगा, और फैलाया किरणें तो देखो ऐसे गई, और ये जाके कहाँ फोकस होने लगी? यहाँ फोकस होने लगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या? मतलब जो किरणें पहले पीछे फोकस हो रही थी, तो हमने अवतल लेंस यूज किया, और प्रकाश किरणें उसने रेटिना पर फोकस कर दी, बस तो स्पष्ट दिखाई देने लगी। दोष क्यों हुआ था? क्यों हुआ था दोष? क्योंकि नेत्र लेंस ने प्रकाश किरणों को रेटिना से पहले फोकस कर दिया था। अब जैसे ही हमने अवतल लेंस लगाया, अवतल लेंस ने प्रकाश किरणों को फैलाया, और जब फैलाया तो फोकस कहाँ कर दी? रेटिना पर कर दी, वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगी। बताओ क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या? तो मैं पूरा निकट दृष्टि दोष एक बार रिवाइज करा देता हूँ। निकट दृष्टि दोष है क्या? बस ध्यान से सुनो। ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं तो निकट और पास एक होता है भाई। निकट दृष्टि दोष, ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसका कारण क्या होता है? तो कारण होता है बेटा, जो प्रतिबिंब है, मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बनने लगता है। उसके कारण क्या होते हैं? कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी घट जाती है। और तीसरा कारण क्या होता है? नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। इस कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इसका निवारण क्या है? इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है और दोष समाप्त। मतलब चश्मा बनवा लो अवतल लेंस का। बात समझ में आ गई? निकट दृष्टि दोष क्या है सर? निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अरे सर कारण क्या होता है? तो जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बनने लगता है। अच्छा सर, इसका कारण क्या होता है? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। अच्छा सर, और क्या हो सकता है? नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है, इस कारण से होता है। फिर अब सर इसको खत्म करने के लिए क्या करना है? खत्म नहीं हुआ, इसके निवारण के लिए, तो इसके निवारण के लिए सर अवतल लेंस यानी कि अपसारी प्रकृति के लेंस का यूज कर लो। प्रकाश किरणों को फैला देगा, प्रतिबिंब रेटिना पर बन लेगा, वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। इतना सा था। क्या बात समझ में आ गई? बताओ राजा बेटा, क्या बात समझ में आ गई? अरे बता दीजिएगा जल्दी जल्दी। क्या दीवार से टिक रहा है ये? सामने वाला क्यों दीवार से टिक रहा है भाई? ये क्यों टिक रहा है दीवार से? बिल्कुल सीधे बैठो, बिल्कुल पिटाई कर दूंगा। अगर कोई सा भी दीवार से टिका, मेरे पास सेंसर लगा हुआ है, तुम्हारा फोन मेरे अंदर चलता है भाई, पूरा कंट्रोल है, ध्यान रखना। जैसे ही तुम दीवार से टिकते हो, मुझे मैसेज आ जाता है टिक गया, दीवार से टिक गया, टिक गया, टिक गया। दीवार से ना टिकने दूंगा मेरे लाल।
दो लाइनें बताऊं? थोड़ा हिम्मत किया करो, हिम्मत। हिम्मत के सागर को लांघो, कि हिम्मत के सागर को लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। हिम्मत के सागर को लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। दिल टूटे या एटम बम फूटे, दिल टूटे या एटम बम फूटे, दुनिया में उजियारा होगा। होता ना, तुमने देखी होगी वो शादी में जरूर आना, दिल टूटा था, आईएएस बन गया। तो कुछ चीजों को दिल पे लेना सीखो, है ना। तो टाइम क्योंकि हो चुका है, मेरी कक्षा 12 की क्लास है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी बच्चों, बेटा आपको समझ में आया होगा, पिछला लेक्चर देख लेना। बाकी मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनों के साथ हंसते खिलखिलाते रहें, हंसते खिलखिलाते हुए पढ़ाई करें। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा की टेंशन ना ले, क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। इसलिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद में रहें, अपनों के साथ हंसते खिलखिलाते रहें, वही जिंदगी है। तो बाकी मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। मैं फिर कल मिलता हूँ इसी समय इसी क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।